Hello everyone, welcome to Devesh classes and today's topic is chapter water of geography class 7. So let's get started. As we all know, water is the most important substance found on earth. Without water, life would not be possible on earth. पृथ्वी पे जो जीवन शुरू हो पाया है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो पानी था। अगर धरती पे पानी नहीं होता तो शायद धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। सो वाटर इज द मोस्ट असेंशियल नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स ऑफ ऑन अर्थ। ये ह्यूमन बींग्स के जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि धरती पे जितनी भी अदर लाइफ फॉर्म्स हैं, जानवर हैं, ठीक है ना, और पक्षी हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन के लिए। और बहुत सारे ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जो वाटर में ही डेवलप होती हैं, वाटर में ही इवॉल्व हो पाती हैं, जिनके लिए ऐसे जैसे फिशेस हैं, है ना, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं जो पानी में ही जिनका जीवन शुरू होता है। तो वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। सो आज हम वाटर के बारे में ही इसमें पूरा डिटेल में देखेंगे कि वाटर किन किन फॉर्म्स में अर्थ सरफेस पे मिलता है, ठीक है ना, क्या परसेंटेज है। 70% जो अर्थ का सरफेस है ये पानी से ही भरा हुआ है। इट इज़ ऑक्युपाइड बाय वाटर एंड दी वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो जहाँ जहाँ पे भी अर्थ पे पानी है उस पूरे हिस्से को, जो हिस्सा पानी से भरा हुआ है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। सो दी वाटर वर्ल्ड ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स ओशियंस, सीज, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड द स्नो फील्ड्स, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो जो जितना भी वाटर है हमारे अर्थ सरफेस पे उसका 99% जो वाटर है वो हमारा ओशियंस में मिलता है। लेक्स, स्ट्रीम्स मतलब रिवर्स, ग्लेशियल आइस जो हमारे ग्लेशियर्स में बर्फ़ से ढके हुए हैं, जमे हुए हैं, पानी सॉलिड फॉर्म में है उसमें, ग्लेशियर्स में, और चट्टानों में, है ना, अर्थ सरफेस के नीचे ग्राउंड वाटर, ये सारा मिला के टोटल हमारा 99% जो पानी है यहाँ पे हमें मिलता है। और जो रिमेनिंग जो 1% पानी है हमारा या उससे भी कम, वो हमें मिलता है, वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें वाटर ट्रैवल करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बेसिकली वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, है ना, और जब वाटर वेपर बनते हैं पानी के, इवापोरेशन जब होता है तो गैसियस फॉर्म में, और जब रेनफॉल होती है तो लिक्विड फॉर्म में। तो इन तीनों फॉर्म्स में जब वाटर ट्रेवल करता है ना, मूव करता है, तो उसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो बेसिकली वाटर साइकिल में होता क्या है कि जब पानी इवापोरेट होता है, भाप बनता है, तो वो गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर जाके जब वो कूल एयर के साथ मिक्स होता है तो वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है, वो, है ना, जम जाता है, और वो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद जब क्लाउड्स की वाटर कैरिंग कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसके बाद फिर वर्षा हो जाती है, रेन हो जाती है, जिसकी वजह से वापस जो पानी है वो धरती पे आता है। तो इसी पूरे सिस्टम को हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जिसमें इवापोरेशन होता है ओशन से, रिवर से, और उसके बाद फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, जब जो गर्म एयर है वो कूल एयर के साथ ऊपर मिक्स होती है तो फिर वो ठंडा हो जाती है और कंडेंस हो जाती है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर वापस प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, तो वापस जो पानी है वो धरती पे आ जाता है। तो इसी पूरे जो साइकिल है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। देखिए आगे देखिए, जो हमारा ये जितने भी है ना, और जो वेदर है, हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, फ्लो ऑफ वाटर का, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है वेदर को कंट्रोल करने में, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। अभी देखिए, जो
मैंने बताया कि ओशियंस वाटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर जो पार्ट है वो ओशियंस में पाया जाता है। तो जो वाटर का जो मूवमेंट है ओशियंस में, हमें वो देखना है उसमें कि मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द ओशियन, कितने टाइप का मूवमेंट्स होता है। बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन ओशियन: वेव्स, नंबर 2 टाइड्स, नंबर 3 ओशियन करंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेव्स क्या होता है। वेव्स होता है द अप एंड डाउन मूवमेंट सीन ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर आर नोन एज वेव्स। तो हम देखते हैं कि जब जो समुद्र में जो लहरें बनती हैं उसको हम वेव्स कहते हैं, जिसमें वाटर अप एंड डाउन जाता है, तो ये वेव्स कहलाते हैं। अभी वेव्स बनती क्यों हैं? बेसिकली इसके लिए देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जब बहुत तेज़ हवाएं ओशंस के ऊपर से ट्रैवल करती हैं, तो जो एक्शन है विंड का, उसकी वजह से वाटर क्या है, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करने लगता है। तो जो विंड है, हैवी विंड्स हैं, वो पुश करती हैं वाटर पार्टिकल्स को टू मूव अप एंड डाउन, तो इसकी वजह से वेव्स फॉर्मेशन होता है। तो जो ऊंचा हिस्सा है, जो रेज्ड पार्ट होता है वेव का, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, CREST, क्रस्ट ऑफ द वेव, एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ द वेव। सो जो वेव्स फॉर्मेशन होता है उसमें वाटर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल नहीं करता है, उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की तरफ से भी समझ सकते हैं। अगर देखना है आपको कि वेव्स जो फॉर्मेशन होता है उसमें वाटर का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है या नहीं होता है, अगर आप एक वाटर टैंक लेंगे, वाटर टैंक में अगर कोई आप एक पीस ऑफ वुड डालते हैं और फिर उसमें अपने हाथों से वाटर को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें कुछ वेव्स बनेंगी। तो उससे आप देखेंगे कि जो पीस ऑफ वुड है वो आगे को हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रहा है, वो वहीं से अप एंड डाउन मूव करता है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमको ये पता चलता है कि जो वेव्स में है वाटर हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करता है। तो वेव्स का जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन होता है। अभी एक मूवमेंट तो ये है वाटर का। दूसरा जो है, जो ओशियंस में जो मूवमेंट है वाटर का, वो है टाइड्स। तो टाइड्स का मतलब ये होता है, टाइड्स जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर होता है उसको हम टाइड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल पे पानी ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ जाता है, मतलब वाटर लेवल इंक्रीज करता है ओशियंस का, ऊपर उठता है, राइज होता है और फिर नीचे जाता है ट्रेगुलर इंटरवल एट अल्टरनेट पीरियड्स। सो टाइड्स बनने का कारण क्या है? बेसिकली जो ओशियंस में टाइड्स आता है, वो उसके पीछे जो रीज़न है वो है अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन। क्योंकि जो मून है हमारे पृथ्वी के ज़्यादा पास है, इसलिए मून के अट्रैक्शन से ज़्यादा टाइड्स पे असर पड़ता है। सन थोड़ा दूर है तो इसकी वजह से उसका इफेक्ट थोड़ा कम है, लेकिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। मेजरली अट्रैक्शन ऑफ द मून इज रिस्पॉन्सिबल, मेन जो रीज़न है वो अकरिंग ऑफ टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मून एंड सन के अट्रैक्शन से टाइड्स डेवलप होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो टाइड्स हैं, टाइड्स ओनली अकर इन ओशियंस, या क्या टाइड्स रिवर में भी आती है, लेक्स में भी आती है, या किसी और वाटर बॉडी में भी आती है क्या? तो इसका आंसर है टाइड्स अकर इन एवरी वाटर बॉडी। अगर आप अपने घर में एक बकेट ऑफ वाटर भी भरेंगे तो उसके अंदर भी टाइड्स आता है, उसके ऊपर भी अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन अप्लाई होता है। लेकिन क्या होता है कि ओशियंस में टाइड्स इसलिए विजिबल है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ओशियंस बहुत लार्जर एरिया में फैले होते हैं, तो उसमें हमें टाइड्स हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और बाकी जो वाटर बॉडीज हैं वो इतनी लार्ज नहीं है, तो इसलिए हम उसमें टाइड्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन टाइड्स सब में आता है। अगर आप एक बकेट भी भर के रखेंगे उसमें भी टाइड्स आता है, लेकिन उसमें पानी इतना कम होता है कि वो हम उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं उसमें। तो टाइड्स ओशियंस में नहीं, सभी में आता है, रिवर्स में भी आता है, सभी चीज़ों में आता है टाइड्स, है ना। लेक्स में भी आता है, और भी कोई वाटर बॉडी है उसमें भी टाइड्स आता है। सो अभी टाइड्स का भी 2 टाइप्स हैं, है ना। एक हम बोलते हैं नीप टाइड और एक होता है स्प्रिंग टाइड। तो जब टाइड कोई हायर मैग्नीट्यूड की टाइड हो, नॉर्मल टाइड से ज़्यादा ही हायर लेवल की टाइड्स हो,
उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड कब अकर होता है, कब ये फिनोमिना आता है, ये जब होता है जब सन, मून एंड अर्थ जब एक लीनियर लाइन में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में आ जाए, 180 डिग्री का एंगल जब इनके बीच में बनेगा तो टाइड्स स्ट्रॉन्गर बनेंगी, टाइड्स ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड की बनेगी और इसी को हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन फुल मून और न्यू मून डे में बनती है। ऑन द अदर हैंड जब सन, मून और अर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होता है कि जो सन और मून का अट्रैक्शन है अर्थ के ऊपर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो उस टाइम जो मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड है वो लोअर हो जाता है, तो उस समय नीप टाइड बनता है। ठीक है ना। जो फॉल ऑफ वाटर होता है, ठीक है, नॉर्मल से पानी थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, तो इसको हम नीप टाइड बोलते हैं। तो बेसिकली ये नीप टाइड कब अगर होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। तो ये टाइड्स हैं। टाइड्स अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर, और उसमें दो टाइप्स हो गए, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड मतलब हाइयर टाइड्स देन नॉर्मल, और नीप टाइड मतलब लोअर टाइड्स देन नॉर्मल। और स्प्रिंग टाइड बनता है जब सन, मून, अर्थ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। और स्प्रिंग नीप टाइड जब होता है जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमें देखना इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें इससे हेल्प मिलती है हमें टाइड्स से, जो ओशियनिक टाइड्स होती हैं। देखिए सबसे पहले तो टाइड्स नेविगेशन में हेल्प करता है कि अगर हाई टाइड्स होंगी तो उसमें शिप्स वगैरह पानी में अच्छे से सेल करते हैं। ठीक है, कुछ इंडियन पोर्ट्स ऐसे हैं जो बेसिकली टाइडल पोर्ट कहलाते हैं, जिसकी वजह से, जैसे कांदला पोर्ट इन गुजरात है एंड डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल है, ये सब क्या है, टाइडल पोर्ट्स हैं, है ना। यहाँ पे हाई टाइड्स हैं और इसकी वजह से जो शिप्स हैं वो पोर्ट्स तक आसानी से आते हैं, कोस्टल एरिया से पोर्ट के अंदर इजीली वो आ सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स। और टाइड्स की वजह से क्या होता है कि जो रिवर्स हैं उनमें भी हम नेविगेबल बनती हैं, वो भी उसमें भी हम सेल कर सकते हैं, रिवर्स में भी। और बिकॉज एट द टाइम ऑफ हाई टाइड जो जो पानी का डेप्थ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट, तो उसमें हम शिप्स वगैरह ले जा सकते हैं। दूसरा एक इसका जो इम्पोर्टेंस वो है कि भाई ये जो हमारे जो पोर्ट्स वगैरह हैं उनका जो ना सिल्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब नदियाँ वगैरह जब ओशंस में आके मिलती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लेके आती है अपने साथ, सेडिमेंट्स है ना, पीसीज ऑफ सॉइल वगैरह। तो वो उससे क्या होता है कि है ना धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगती है समुद्र के नीचे, लोअर है ना पार्ट में, समुद्र के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जो शिप्स वगैरह हैं उसमें सेल करने में प्रॉब्लम होता है। तो जो टाइड्स होती हैं वो क्या करते हैं, मड को रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से क्या ना सिल्टिंग जो है, जो ये प्रोसेस है, जो कलेक्शन ऑफ मड इन द ओशियन वाटर्स, वो ख़त्म होता है, कम होता है। इसकी वजह से शिप्स वगैरह आसानी से सेल कर पाते हैं, है ना, कोस्टल एरिया से वो पोर्ट तक आसानी से पहुंच पाते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंस है टाइड्स का वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइडल वेव्स की एनर्जी को यूज़ करके हम बिजली बनाते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे पहला, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर टाइडल पावर स्टेशन वो सबसे पहले खोला गया था, ओपन हुआ था फ्रांस में इन 1966 में। अभी इंडिया में भी हैं कई टाइडल व्हाट वी से टाइडल पावर स्टेशन है जिससे बिजली बनाई जा रही है। और फिशरमैन के लिए भी टाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टाइड्स हाई टाइड्स होती हैं तो वो अपनी अपनी बोट्स लेके समुद्र में चले जाते हैं, और तो काफ़ी उनको हेल्प मिलता है, इजी मूवमेंट होता है उनका वाटर के अंदर। ठीक है ना। फिशरमैन बेसिकली वो डिपेंडेंट हैं ओशंस के ऊपर ही फॉर देयर लाइवलीहुड। अभी जो जो नेक्स्ट एंड लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर है ओशियंस में, उसे हम बोलते हैं ओशियन करंट्स। सो स्टूडेंट्स इस पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो गुड बाय फॉर नाउ।